नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। भारत का दिल उसके 6 लाख गांवों में बसता है। गांव भारत की राजनीति तय करते हैं, सरकार बनाते हैं, अर्थव्यवस्था भी तय करते हैं। गांव से जुड़ी हर खबर के लिए हम आपके लिए लेकर आए हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा गांव मेरी खबर। 12 और 13 जनवरी को होने वाले 2 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव को ब्रज के लोक नृत्य के साथ ही घूमर और पनिहारी नृत्य भव्य बनाएंगे। ऐसा पहली बार है जब यह आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर रामगढ़ झील क्षेत्र के किनारे चंपा देवी पार्क में किया जा रहा है। समिति द्वारा महोत्सव की वेबसाइट भी बनाई गई है जिस पर आयोजनों का लाइव प्रसारण होगा और करीब 1 करोड़ लोग महोत्सव का लुत्फ उठाएंगे। महोत्सव का उद्घाटन 12 जनवरी को दोपहर बाद 2 बजे होगा। पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी इसका उद्घाटन करेंगे। समापन समारोह 13 जनवरी को दोपहर बाद 3 बजे से आयोजित होगा और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। गोरखपुर महोत्सव को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस लिया है और जिलाधिकारी के साथ साथ जिले मंडल के कमिश्नर पूरी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि इस बार कोविड काल है और ऐसे में कोविड काल को देखते हुए इस बार गोरखपुर विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम नहीं किया गया है और इस कार्यक्रम को बहुत ही शॉर्ट कर दिया गया है। यानी कोविड को देखते हुए कार्यक्रम शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन गोरखपुर वासियों की उम्मीदों को नहीं तोड़ा है जिला प्रशासन ने और गोरखपुर महोत्सव को यहाँ करा रहे हैं। इस समय हम चंपा देवी पार्क में मौजूद हैं जहाँ पे इस बार ये कार्यक्रम हो रहा है और आप देखेंगे जो कार्यक्रम स्थल पे जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पे लगभग पहुंच गई हैं। यानी जो कार्यक्रम 12 से शुरू होगा 16 तारीख यानी 12 से 16 तक चलने वाला ये गोरखपुर महोत्सव का कार्यक्रम मेन 12 और 13 को होगा। 12 तारीख को उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, यानी उसका उद्घाटन होगा और उसके बाद से इसका समापन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। अब ऐसे में चंपा देवी पार्क में आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं, पंडाल बन रहे हैं और बाकायदे सामने जो आप देखेंगे वो पूरे स्टॉल बन रहे हैं। यानी जो लोकल कलाकृतियां हैं, जो लोकल कला है, लोकल लोग हैं, उनके लिए पूरे स्टॉल लगेंगे और पूरी तरीके से बैरिकेटिंग के बाद यहाँ पे वो कार्यक्रम किया जाएगा। यानी कोविड नियमों का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को करना है। ऐसे में पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन तैयार है। सीडीओ और जो है कमिश्नर और जिलाधिकारी के नेतृत्व में पूरे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है और पूरी तरीके से यहाँ के व्यापारियों का पूरा योगदान है। क्योंकि कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, गोरखपुर महोत्सव का है, इससे कहीं ना कहीं गोरखपुर की पहचान होती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर की जो लोकल कला है, गोरखपुर का रामगढ़ ताल है, गोरखपुर का चिड़ियाघर है, तमाम ऐसे जो गोरखपुर की जो फेमस चीजें हैं उनकी आकृतियां, उनकी झलक इस गोरखपुर महोत्सव में आपको नजर आने वाली है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज। खबर मेरठ से, जहां पर तीनों कृषि कानूनों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना देने पहुंचे सपाइयों में जमकर लात घूंसे चले। खूब गाली गलौज भी हुई, जैसे तैसे बीच बचाव कराया गया तो फिर आस्तीनें तक तन गई और फिर जमकर मारपीट हुई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे कमिश्नरी के बाहर सपाई ही आपस में लड़ रहे हैं और लात घूंसे चल रहे हैं। हालांकि सपा के कुछ बड़े नेताओं ने बीच बचाव कर मामला संभाला, लेकिन फिर भी एक दूसरे को भुगत लेने की धमकी देकर चले गए। दरअसल सपाइयों ने 3 कृषि कानूनों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमकर धरना प्रदर्शन किया था। वहां से वापसी में लौटते वक्त कमिश्नरी चौराहे पर यह मारपीट हो गई। तो वही पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता मैदान में उतर गए हैं। फर्रुखाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की। जिले के सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। उन्होंने पंचायत चुनाव में किसी भी तरीके के बदलाव से इनकार किया। वहीं आम आदमी पार्टी भी पंचायत चुनाव को लेकर 2022 के साथ चुनाव की अभी से तैयारियां कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उनकी पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हम लोग सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे, यूपी की जनता यूपी में चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह दमनकारी नीति अपना रही है। जो हाल अंग्रेजों को हुआ था वही हाल बीजेपी का भी होने वाला है। प्रदेश के अंदर पंचायत को लेकर प्रदेश के अंदर पंचायत के इंचार्ज बना दिया गया है। क्षेत्र के हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री लगाए गए हैं।
जिले स्तर पर संयोजक है, ब्लॉक पर है और वार्ड के संयोजक। पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिला परिषद यानी जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और उसकी पूर्ण तैयारी हम लोग कर चुके हैं। और अब खबर गोंडा से, जहां पर महिला की गला काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पारिवारिक विवाद में पति ने हत्या की थी। भाई और उसकी पत्नी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तीनों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला आपको बता दें कोतवाली नगर थाना इलाके का है। अब खबर नोएडा से है, जहां पर ड्राई फ्रूट्स के नाम पर 50 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। दुबई ड्राई फ्रूट्स कंपनी के नाम से ठगी की गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है। मोहित अग्रवाल इस पूरी कंपनी को चला रहा था। 251 रुपए का स्मार्टफोन के नाम पर अरबों की ठगी भी कर चुका है। लोगों से पहले कुछ कीमत देकर यह ड्राई फ्रूट्स खरीदता था, कम दामों में उसी ड्राई फ्रूट्स को बेचता था। अब बात सीतापुर की, जहां पर भाजपा नगर कार्यालय पर विधायक वैद्यनाथ रावत ने एक पत्रकार से वार्ता के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का अनुमोदन किया है, जिसके लिए 59,048 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया। गरीब परिवारों के 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जो 10वीं के बाद अपनी शिक्षा जारी रखने में असक्षम हैं, ऐसे छात्रों को इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा। साथ ही छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। खबर गोंडा से, जहां पर पुलिस चेकिंग के दौरान वसूली का खेल खिलकर सामने आया है। थाने की पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान वसूली कर रही है। चेकिंग के नाम पर वसूली का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। थानेपुर थाने की पुलिस के कार्यप्रणाली पर अब इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। लाल रंग के घेरे में आप देख सकते हैं, यही वो पुलिसकर्मी जो यहां पर चेकिंग के नाम पर वसूली करते हैं। अब इस पूरे मामले में थानेपुर थाने की पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के कटघरे में। खबर वाराणसी से, जहां पर ड्राई रन के दौरान एक बार फिर लापरवाही नजर आई। बिना ग्लव्स और मास्क के वैक्सीन ले जाते दिखे स्वास्थ्यकर्मी। यहां पर वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी लचर व्यवस्था देखने को मिली। 5 जनवरी को स्वास्थ्यकर्मी पर जारी हुआ था नोटिस, जिसके बाद एक बार फिर से लापरवाही देखने को मिली है। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल की पूरी घटना। तो वहीं बुलंदशहर में शराब माफियाओं का देसी शराब बेचने का तरीका सामने आया। मोटरसाइकिल पर रखकर बेची जा रही है शराब। पुलिस की टीम ने शराब बेच रहे माफिया को पकड़ा है। शिकारपुर कस्बे में ये शराब बेची जा रही थी, जिसके बाद तस्वीरें वायरल हो रही हैं। देखिए, लाल रंग के घेरे में मोटरसाइकिल पर रखकर शराब बेची जा रही है। हालांकि पुलिस ने शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। फांसी के फंदे से नवविवाहिता का शव लटकता हुआ मिला। महिला के मौके पर ही यहां पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस पूरी घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। मायके वालों ने दहेज को लेकर इस पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही पुलिस ने मामले में जांच भी शुरू कर दी है। लालगंज कोतवाली इलाके के पुरबारा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है।
अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर गुलाब उद्यान के बाहर तोड़फोड़ की गई है। अलीगंज स्थित मंदिर के बाहर तोड़फोड़ की घटना सामने आई। पंडितों के आपसी विवाद को लेकर झड़प हुई। पुलिस ने मामले को आपसी विवाद का बताया है। साथ ही पुलिस ने तोड़फोड़ करने वालों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब खबर कानपुर से, जहां पर सड़क मार्ग दुर्घटना में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों ने ट्रक को पकड़ा। ट्रक चालक हालांकि मौके से फरार हो गया। सजेती थाना के एकलव्य स्कूल के सामने यह बड़ा हादसा हुआ। तो वहीं फिरोजाबाद में एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन एवं एसपी ग्रामीण राजेश कुमार व सीओ शिकोहाबाद के पर्यवेक्षण में थाना शिकोहाबाद व एसओजी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों से एसओजी और थाना पुलिस की मुठभेड़ में 9 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हो गए। घायल दोनों बदमाशों को जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। एसपी ग्रामीण राजेश कुमार भी थाना पुलिस के साथ आए। उन्होंने यह बताया कि शिकोहाबाद में सर्राफा व्यापारी वर्मा ज्वेलर्स के यहां पर उक्त बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। बूढ़ा नहर के पास मुठभेड़ के दौरान काउंटर फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो जख्मी हो गए, जिन्हें फिलहाल जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। बदमाशों से भारी मात्रा में असलहा बरामद हुआ है, जिनमें 8 तमंचे और 1 राइफल भी बरामद की गई है। भारी मात्रा में कारतूस, शराब की बोतलें, शटर तोड़ने के उपकरण आदि भी बरामद हुए हैं। पहले थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में बूढ़ा नहर पटरी पे एक मुठभेड़ हुई है पुलिस की, जिसमें स्कॉर्पियो सवार बदमाशों से मुठभेड़ है। एक सूचना थी इनको पुलिस को कि कुछ डकैत आज एक डकैती डालने शिकोहाबाद कस्बा में वर्मा ज्वेलर्स के आ रहे हैं। कई थानों के फोर्स और हमारी पूरी एसओजी टीम वहाँ रही और बहादुरी से मुठभेड़ करते हुए स्कॉर्पियो सवार इन डकैतों को गिरफ्तार किया है। काउंटर फायरिंग में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जिनका इलाज हो रहा है। बाकी जो 7 बदमाश थे, उनकी गाड़ी जब वहाँ पे नहर पटरी पे फंस गई है पेड़ के आगे, वो भागे हैं खेतों में। उनको घेराबंदी करके 7 को अरेस्ट किया गया है। इनके तलाशी पे इनके पास से भारी मात्रा में असलहे मिले हैं, जिसमें 8 तमंचे हैं, 1 राइफल है, भारी मात्रा में कारतूस है, जो शटर तोड़ने के उपकरण होते हैं गाड़ी में मिले हैं, शराब की बोतलें मिली हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ही हुआ कि इनकी एक आज डकैती डालने की योजना थी शिकोहाबाद कस्बे में। सर, अब तक कितने लोग पकड़े गए? अब तक कुल गरीब आदिवासी महिलाओं से यूपी के जनपद सोनभद्र में सरकारी योजनाओं में किस तरह लूट मची है, इसका जीता जागता मामला सामने आया है। आपको बता दें, चौपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें गरीब आदिवासी महिलाएं दूर दूर से आई हुई थी। महिलाओं से नसबंदी के नाम पर 500 से लेकर 1500 तक की वसूली की गई। नसबंदी कराने आई महिला के परिजनों और आशाओं ने डॉक्टर पर पैसा लगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यहां पर चपरासी विनीत सिंह द्वारा पैसे लिए गए हैं। जब दोनों पक्ष आमने सामने आए तो मामला खुलकर सामने आया। सरकार ने भले ही 3 तलाक पर कठोर कानून बना दिया हो, मगर अभी भी 3 तलाक के नाम पर महिलाओं का शोषण जारी है। सोनभद्र में दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कोरची गांव में एक मुस्लिम विवाहिता को उसके पति द्वारा मोबाइल फोन पर 3 बार तलाक देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने द्वंद्वी कोतवाली में शनिवार को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक को भी एक पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़िता का आरोप है कि पिछले 5 सालों से उसके पति और ससुराल वाले उसे लगातार परेशान कर रहे थे। इसका पति सूरत, गुजरात में काम करता है। बीते 6 जनवरी 2021 को उसने फोन पर भला बुरा कहते हुए 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। 3 तलाक कहकर मेरा हस्बैंड वकील हुसैन ने मुझे तलाक दे दिए हैं, इसीलिए आई हूँ। कौन आपको 3 तलाक के बारे में बोला? हमारे हस्बैंड जमील हुसैन। वो कहाँ रहते, क्या करते हैं? कोरची के निवासी हैं। इस समय वो गुजरात में कारोबार कर रहे हैं, कारीगरी कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के दुधी थाने में आपको तरी दी है? जी। क्या चाहती हैं आप?
न्याय चाहते हैं। ये आपके जो घर परिवार के लोग थे उनके द्वारा भी प्रताड़ना किया जाता था क्या आपको? जी बहुत प्रताड़ना किए हैं ये लोग। किस तरीके का प्रताड़ना आपने झेला है? बहुत मारपीट गाली गलौज बहुत करते हैं, घर से बाहर भी निकाल दिए। मेरा नाम अमरुद्दीन है। कौन से गांव के रहने वाले हैं? ग्राम कोरची। ये दुद्दी थाने में आप आए हुए हैं, क्या मामला है? हमारी मामला है कि जहरुद्दीन के लड़के से शादी किए थे आज लगभग 5 साल पहले, और उनका जब पैकेज तो ये बोला कि उनको पैकेज के लिए कि हम पैकेज ले लेंगे, इसके बाद लड़की को छोड़ देंगे। तो हमने बोला कि आखिर पैकेज जब लेना था तो हमारा क्यों इसे डाला जाल में? कहे कि नहीं कि हम लड़की को मुआवजा मिल जाएगा, हम लड़की को छोड़ ही देंगे। मगर इसके बजाय 4-5 बार हम वहाँ चौकी में आए, समझौता हो कि भेजिए अपने गांव में कम से कम 5 बार हम फैसला कराएं। अपने पति समेत 9 व्यक्तियों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पंजीकृत कराया है। उस महिला की शादी उसी गांव में है। साथ ही उसने अपने एफआईआर में भी आरोप लगाया है कि उसका पति जमीर, जो अहमदाबाद में रहता है, टेलीफोन पर बहस के बाद उसको टेलीफोन पे ही 3 तलाक दे दिया। तो इस प्रकार इस प्रकरण में पति के परिवार के 9 सदस्यों सहित पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और साथ साथ मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो वहीं बुलंदशहर में बीते दिनों हुई जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत की जांच अब ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गई है। मामले के खुलासे में पता चला कि ग्रेटर नोएडा से बुलंदशहर शराब की सप्लाई चल रही थी। नोएडा पुलिस के नाक के नीचे बुलंदशहर पुलिस ने फैक्ट्री पर रेड की। फैक्ट्री से भारी मात्रा में जहरीली शराब को पुलिस ने बरामद किया है। ग्रेटर नोएडा विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ चुकी है। सवाल ये उठता है कि आखिर किसके शहर पर जहरीली शराब बेची जा रही थी। आपको बता दें, इस फैक्ट्री में 2 शव बरामद हुए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी की। ये बताइए कि डेड बॉडी मिली है। अच्छा, हाँ। आपने किसको दिया था रेंट पर? हमने तो ये क्या नाम है, चंद्रभाने कौन है ये, इसको दिया था। कौन सी तारीख को आपने दिया था रेंट? ये मैंने 23 तारीख को एग्रीमेंट साइन करने आया था जी, मैं तो सिर्फ उसके बाद मैं नहीं आया। उसके बाद इनकी शिफ्ट, ये लोग शिफ्ट कब हुए यहाँ पर? नीरज प्रॉपर्टी डीलर है जो यहीं पे है मौजूद जी, उनके द्वारा उनका भरोसा करके हमने ये दिया जी। अभी वो शिफ्ट कब हुए थे आपकी फैक्ट्री में, इसकी कोई जानकारी? नीरज जी बताइए, नीरज जी खड़े हैं यहीं पर। आपको इससे अलग और कोई जानकारी? नहीं, उससे अलग मुझे कोई जानकारी नहीं। कल बुलंदशहर पुलिस द्वारा कालू उर्फ सुरेंद्र नामक व्यक्ति को जिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जो जहरीली शराब का सेवन किया था। और आज होश में आने पे उसने बताया कि कासना क्षेत्र में A3/13 फैक्ट्री है, जिसमें 2 और व्यक्ति प्रदीप और संतोष शर्मा मरे हुए हैं। यह बात जब संज्ञान में आई तो वरिष्ठ अधिकारी गण के निर्देशन पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की पुलिस, एक्साइज की टीम और बुलंदशहर की टीम वहाँ पे गई। वहाँ पे प्रदीप और संतोष शर्मा दोनों मृत पाए गए। प्रदीप और कालू दोनों एफआईआर में वांटेड नामित हैं। अब खबर अलीगढ़ से, जहां पर दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे की गुंडई सामने आई है। रोडवेज बस ड्राइवर के साथ मारपीट का आरोप लगा है। मंत्री के बेटे पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। बता दें, ड्राइवर और स्थानीय लोगों पर फायरिंग का आरोप लगा है। मंत्री के बेटे की कार से बस टकरा गई थी, जिसके बाद ये विवाद सामने आया। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है कि एक बस की कार से टक्कर हो गई थी और उसमें कौन से लोग मौजूद थे, क्या पक्ष थे, ये पुलिस द्वारा जांच किया जा रहा है। और जो रोडवेज के बस के चालक थे, परिचालक थे, उनकी तरफ से एक तहरीर पुलिस को दी जा रही है। जो भी तहरीर लिखा होगा उसके आधार पर जो धाराएं बनेंगी उस पर कार्रवाई कर रही है।
तो वहीं लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सराफा व्यापारी के कर्मचारियों से लूट का ये पूरा मामला, जहां पर मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस पूरे मामले में वारदात को अंजाम दिया था। लूट की वारदात में शामिल थे 8 से 9 लोग। पकड़े गए बदमाशों का पहले से आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। बदमाशों से एक फर्जी मीडिया कार भी बरामद की गई है। बदमाशों के पास से 2 कार, 1 असला और 2 कारतूस बरामद किए गए। ये थाना हसनगंज में 5 तारीख की देर रात को एक तहरीर प्राप्त हुई है चौक के सर्राफा व्यापारी अजय अग्रवाल जी की तरफ से कि 1 लाख रुपए उनके 2 कारीगर ले जा रहे थे। तभी बाइक सवार 2 लड़कों ने इंटरसेप्ट किया और उनका पैसा छीनने का प्रयास किया डालीगंज पुल के पास में। उसमें से एक लड़का मौके पर पकड़ लिया गया था, जिसे तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाकी उन्होंने तहरीर दी थी कि लगभग हम 1 लाख रुपए लेके जा रहे थे। उसमें से 60,000 मुझे मिल गया था, बाकी 40,000 वो लेकर दूसरा लड़का फरार हो गया। तो वहीं बहराइच में बेखौफ दबंगों ने दरगाह इलाके में जमकर कहर बरपाया है। मामूली सी बात पर दबंगों ने युवक और उसकी मां और उसकी बहन को चाकुओं से गोदकर जख्मी कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।